इस वीडियो के अंदर जितनी भी रिवॉल्यूशन के अंदर आने वाली एडजस्टमेंट है, चाहे वो रिटायरमेंट में हो, चाहे रिवॉल्यूशन में हो, चाहे डेथ में हो, वो सारी की सारी जितनी भी इंपॉर्टेंट है वो सारी की सारी मैं इस वीडियो के अंदर कवर कर दूंगा। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं, टाइम हमारे पास कम है। देखो भाई, कभी भी आपको एडजस्टमेंट में टू लिखा हुआ दिखे, कहीं भी आपको एडजस्टमेंट में ऐड लिखा हुआ दिखे, तो भाई आपको वहां पे बैलेंस शीट की वैल्यू यानी कि बुक वैल्यू से नीचे अब जो नई वैल्यू है, एडजस्टेड वैल्यू है, उसको क्या करना है, कंपेयर करना, उसको डिफरेंस करना है और चेक करना है। क्या चेक करना है कि अगर एसेट है तो एसेट बढ़ रही है या कम हो रही है। अगर एसेट बढ़ रही है तो अच्छी बात है, अगर एसेट कम हो रही है तो बहुत बुरी बात है, नुकसान है आपके लिए। ठीक, वैसे ही क्या लायबिलिटी कम हो रही है या बढ़ रही है। अगर लायबिलिटी बढ़ रही है तो आपके लिए क्या है, नुकसान है, और अगर आपकी लायबिलिटी कम हो रही है तो आपके लिए क्या है, ये अच्छी बात है, प्रॉफिट है। तो ये देखना पड़ता है कि कितना चेंज आया एसेट और लायबिलिटी में। और अगर ये प्रॉफिट होगा तो आपके किस साइड में आएगा, प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड में आएगा। ठीक, और लॉस होगा तो कहाँ आएगा, आपके डेबिट साइड में आएगा। बस इतना सही चीज देखनी पड़ती है। ठीक, और अगर कभी बाय लिखा होगा तो पूरी की पूरी फुल वैल्यू जितनी भी बड़ी है, जितनी भी कम हुई है, चाहे अप्रिशिएट बाय है, डिक्रीज बाय है, तो सारी की सारी फुल वैल्यू कहाँ लिख देते हैं हम, वहां पे उसको रिवॉल्यूशन में लिख देते हैं। सबसे पहले देखो, स्टॉक टू बी डेप्रिशिएट बाय 5%। भाई जो आपका स्टॉक है वो 5% से पूरा गिर रहा है, तो भाई आप कुछ मत करो, बाय लिखा है 15,000 का 5% निकालो, गिर रहा है तो लॉस हो गया, 750 का डेबिट कर दो स्टॉक, नीचे आ जाओ। प्रोविजन बनाना है कितना भाई, प्रोविजन बनाना है, प्रोविजन सॉरी हो गया कितना, 500 तक। पहले कितना था, 400 था, अब आपने कितना बना दिया, उसको कितना बढ़ा दिया, और आपने 500 बढ़ा दिया। तो कहने का मतलब यही, कितना चेंज आ गया भाई, टू लिखा है ना यहाँ पे, तो क्या करना है, डिफरेंस लेना है। टू में क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे। तो पहले 400 था, अब 500 हो गया। तो जब भी पीएफडी बढ़ता है, जब भी पीएफडी बढ़ता है तो हमारे लिए क्या होता है, लॉस होता है। और जब भी पीएफडी क्या होगा, यहाँ पे कम होगा, तो हमारे लिए क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो भाई यहाँ पे क्या है, ये पीएफडी बढ़ रहा है तो ये हमारे लॉस है, कहाँ आ जाएगा, आपके डेबिट साइड में आ जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे है, बिल्डिंग इज वैल्यूड एट 4 लाख। आपकी बिल्डिंग की वैल्यू, एट मतलब मैंने बताया था कि कंपैरिजन करना। अब आपकी वैल्यू कितनी हो गई है, 4 लाख सॉरी 40,000 हो गई है, पहले कितनी थी, 35,000 थी। ठीक, अब कितनी हो गई, 40,000 हो गई, तो 5,000 बढ़ गई है, एप्रिशिएट हो गई है। और जब बढ़ेगा आपका एसेट तो कहाँ आता है, क्रेडिट में आता है, प्रॉफिट में आता है। आगे बढ़ते हैं, पहले आपका डब्ल्यूसीआर 5,000 था। ठीक, 3,000 यहाँ पे क्लेम आ गया। ये वही वाला आ गया कि भाई WCR जो फंड हमने बनाया वो कितना है, 5,000 का है। क्लेम कितना आ गया भाई, 3,000 का। तो बचे 2,000 का, क्या होगा, 2,000 बचा प्रॉफिट है, वो कहाँ चले जाएगा, पार्टनर के अकाउंट में चले जाएगा। तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन में कोई एंट्री नहीं होती भाई। कई बच्चे क्या करते हैं, ये 3,000 का क्लेम देखेंगे और उसकी एंट्री कर देंगे। भाई एक बार बताओ, 5,000 का आपके पास फंड था जिसमें से आपने 3,000 लॉस के कवर कर दिए, तो अब आपको रिवैल्यूएशन की जरूरत क्या पड़े, रिवैल्यूएशन में कुछ नहीं डालना भाई, रिवैल्यूएशन में उसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी। हाँ, अगर लॉस होता बचता यहाँ पे तो रिवॉल्यूशन की एंट्री करी जाती। ठीक, अब आ जाओ यहाँ पे फिफ्थ में, एन अमाउंट ऑफ 1,200 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स बी रिटर्न बैक एज इट इज नो लॉन्गर पेबल। ठीक, कहने का मतलब यह है कि जो क्रेडिटर के अंदर 1,200 थे आपके रुपए, वो यहाँ पे क्या है, आपको देने की जरूरत नहीं है, लॉन्गर पेबल नहीं है वो। तो ये क्या है, हमारा फायदा है। तो जो भी फायदा होता है, आप क्रेडिटर्स को 500 रुपए देने की जरूरत नहीं है, तो ये क्या है, हमारा 1,200 का फायदा हो गया, तो कहाँ आएगा, क्रेडिट में आएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, सिक्स्थ है, एक्सपेंस ऑन रिवैल्यूएशन अमाउंटेड टू 2,100 इज पेड बाय ए। देखो भाई, कई बार क्या होता है, पार्टनर अगर मान लो हमारे एक्सपेंस को पे कर देता है, ठीक, किस चीज के, रिवैल्यूएशन के, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, आपको पार्टनर को देना पड़ेगा भाई वो अमाउंट। क्या करना पड़ेगा, पार्टनर को देना पड़ेगा वो अमाउंट। एक्सपेंस और रिवैल्यूएशन अमाउंटेड टू 2,100 इज पेड बाय ए। बॉन्ड किसका है, फर्म का है, पे कौन कर रहा है, पार्टनर कर रहा है। तो भाई उस सिचुएशन में आपको पे करना पड़ेगा, तो इसलिए यहां पे क्या आएगा, ये 2,100 आपका लॉस हो गया है, एक्सपेंस हो गया, तो आपको पार्टनर के नाम से यहां पे डेबिट करना पड़ेगा उसका रेम्युनरेशन। फिर बात करते हैं, बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय। एप्रिशिएटेड बाय मतलब, बाय मतलब क्या है, पूरा वैल्यू लिख दो 5,000, ये मैंने आपको बताया था। और यहां पे ध्यान रखना, यहां पे पहले 15 थी वैल्यू। ठीक, पहले कितनी थी यहाँ पे वैल्यू, अच्छा 15 नहीं होगी, ये 5 होगी भाई। एक गलती से 15 लिख दी है, क्योंकि 5 बढ़ी है तो 5 होगी गलती से। एक सेकंड सही कर देते हैं इसको को, ये हमने सही कर दी। ठीक, तो यहाँ कितना आएगा भाई, यहाँ आएगा आपका 5,000, क्योंकि बाय है, पूरी बढ़ रही है, 5,000 आएगा वहाँ।
फिर बात करते हैं 8th पे, ऑल डेटर्स आर गुड। ये कई बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि भाई अब क्या है, सारे के सारे डेटर्स क्या हो गए, अच्छे हो गए हैं। ठीक, पहले आपने प्रोविजन बनाया डर के कि भाई आपको 600 रुपये नहीं मिलने वालेंगे, इसलिए आपने डर के बना दिया क्योंकि आपको लग रहा था कि 600 रुपये जो है आपको नहीं मिल पाएंगे। तो अब क्या है, सारे के सारे डेटर्स क्या हो गए, अच्छे हो गए। क्या हो गए, सारे के सारे डेटर्स अच्छे हो गए। अब तो अब क्या होगा भाई, जब सारे के सारे डेटर्स अच्छे हो गए हैं तो जो 600 रुपये नहीं मिलने वाले थे, जो आपको डर लग रहा था, वो भी कहाँ हो गए, अब आपको मिल जाएंगे। तो ये कहाँ चले जाएगा, आपको क्रेडिट में चले जाएगा क्योंकि ये फायदा हो गया आपको। ठीक, फिर बात करते हैं स्टॉक इज अंडर वैल्यूड। कई बार पूछा जाता है भाई एग्जाम में, तो कभी भी अगर अंडर वैल्यूड बोले, ओवर वैल्यूड बोले, तो ध्यान रखना स्टॉक था कितने का, 18 का। अंडर वैल्यूड मतलब क्या होता है, आपने वैल्यू कम कर दी। तो ये वैल्यू कम करी है आपने, जबकि वैल्यू क्या थी, ज्यादा थी। तो ये हमारे लिए क्या होता है, प्रॉफिट होता है। अंडर वैल्यूड हमेशा क्या होगा, हमारे लिए प्रॉफिट होगा। तो इस सिचुएशन में अगर बाय 10% है, तो आपने इसका मतलब 100% वैल्यू में से 10% वैल्यू कम करी। तो ये जो 18,000 है, इसकी वैल्यू कितनी है, 90% वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, इस 18,000 को रखेंगे ऊपर, उसकी बेस वैल्यू को रखेंगे नीचे 90 और मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, क्योंकि हमें 10% वैल्यू चाहिए। तो हमारी 10% वैल्यू जो हमने कम करी वो कितनी है, हमारी 2,000। और अंडर वैल्यूड क्या होता है, फायदा होता है, इसलिए ये क्या होता है, आपके क्रेडिट में आएगा। फिर बात करते हैं स्टॉक इज ओवर वैल्यू। ये इसको बिल्कुल उल्टा है। ओवरवैल्यूड का मतलब क्या होता है कि आपकी वैल्यू क्या करती, कम थी, पर आपने क्या कर दी, ज्यादा शो कर दी। ये एक तरीका दिखावा हो गया भाई। तो करना क्या है, 22,000 हमारे स्टॉक थे जिसको हमने 10% ज्यादा दिखा दिया, तो अब 10% कम करना पड़ेगा। तो सिचुएशन में क्या है, स्टॉक की वैल्यू 100 थी, हमने 10% ज्यादा दिखाई, तो 110% वैल्यू हो गई। तो हमें 10% कम करना है। तो 22,000 की वैल्यू है, 22,000 की बेस वैल्यू 110 है, 100+%। हमें 10% वैल्यू निकालनी, क्योंकि 10% हमने बढ़ाई, तो हमारा कितना आएगा भाई, ये 2,000 आएगा। और 2,000 यहाँ पे कम कर दो। कहाँ पे, अब कम करोगे तो भाई लॉस होगा, तो ये किस साइड में आएगा, डेबिट में। अंडर वैल्यूड फायदा है, क्रेडिट में आता है। ओवर वैल्यूड नुकसान है, तो कहाँ आएगा, डेबिट में आएगा। बात करते हैं इन रिगार्ड्स टू डेटर्स, द फॉलोइंग डेटर्स प्रूव बैड और डाउटफुल। 2,000 ड्यू फ्रॉम एक्स बैड टू फुल, 4,000 ड्यू फ्रॉम वाई ओनली 50% पे। भाई आपके डेटर्स से कितने के, 22 के डेटर्स थे आपके। ठीक है, उसमें ये बोल रहा है कि एक्स से कितने मिलने हैं आपको, 2,000 मिलने हैं भाई। एक्स से कितने मिलने हैं, 2,000 मिल, तो 2,000 तो पूरे के पूरे नुकसान हो गया भाई। 2,000 तो क्या हो गया, पूरा का पूरा क्या हो गया, नुकसान हो गया भाई। ठीक, बचा क्या, 4,000 आपको वाई से मिला था, उससे केवल 50% नहीं मिला। तो आपको कितना पैसा मिला होगा भाई, कितना पैसा, 4,000 का 50% मिला होगा, तो कितना मिला होगा आपको, सोचो। 2,000 ही मिला होगा, पर नुकसान कितने का हुआ, बताओ। 2,000 का यहां नुकसान हुआ और 2,000 का यहां नुकसान हुआ, जो आपको नहीं मिले। टोटल कितने नहीं मिले, 4,000 नहीं मिले। तो 4,000 आएंगे आपके यहाँ पे। 12वें में आ जाओ, लिखा है डेटर्स अमाउंटेड टू 3,000 इज टू बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेट। आपने इसे बैड डेट मान लिया है, एंड अ प्रोविजन 10% इज क्रिएटेड अगेंस्ट डाउटफुल डेट्स ऑन द रिमेनिंग अमाउंट। ये खासकर देखने को मिलती है एडजस्टमेंट एडमिशन वाले पॉइंट पे, कि भाई 3,000 तो डूब गए, तो डूब गए तो क्या आएगा, टू डेटर्स आ गया। और आप चाहो तो टू डेटर्स की जगह ये भी मत लिखो, आप क्या करो, सिंपल सिंपल काम करो कि आपके डेटर्स कितने के थे भाई, 15,000 के थे। तो भाई मेरे 15,000 के डेटर्स थे, 3,000 उसमें से क्या हो गए, मेरे बैड हो गए, मतलब डूब गए, अब मिलने वाले। तो 12,000 पे क्या लगेगा, प्रोविजन लगेगा। तो भाई टोटल कितना लॉस हो गया, 3 और 1,200 कितना हो गया, 4,200 का लॉस हो गया ना। कितने का हो गया, 4,200 का लॉस। क्या आपने इसके लिए पहले से कोई प्रोविजन बनाया है, नहीं बनाया। अगर पहले से कोई प्रोविजन बनाया होता तो वो ओल्ड प्रोविजन इसमें से माइनस हो जाता, और जितना बचता, अगर वो बढ़ रहा होता तो पीएफडी डेबिट में। अभी आएगा केस वाला, दिखाऊंगा तुम्हें। अब बढ़ते हैं यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट आर टेकन ओवर बाय बी एट देयर मार्केट वैल्यू ऑफ 4,900 अगेंस्ट कैश पेमेंट। इन्वेस्टमेंट किसने, कई बार क्या होता है, पार्टनर एसेट ले लेता है फर्म के। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, करे तो करे क्या। तो इन्वेस्टमेंट ले लिया किसने, बी ने, जो फर्म का पार्टनर है, एट देयर मार्केट वैल्यू पे लिया उसने। देखो भाई, अगर कोई पार्टनर बुक वैल्यू पे ही लेता है सामान, तो वहां पे जितने का था उतने का ही उसने लिया, तो ना तो एसेट बढ़ा, ना ही उसकी वैल्यू कम हुई। ठीक, तो वहां पे रिवैल्यूएशन में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। पर अगर मान लो जैसे यहाँ पे है, मार्केट वैल्यू से ज्यादा में लिया है, मतलब कहने का मतलब यह है कि इन्वेस्टमेंट को उसने यहाँ पे ज्यादा में ले रखा है, तो यहाँ पे फायदा कितने का हुआ वो आपको देखना है। तो अगर मान लो उसकी मार्केट वैल्यू ज्यादा होगी, तो यहाँ आपको फायदा होगा। जैसे 5,000 का इन्वेस्टमेंट है, ठीक, 4,900 में लिया, तो ये तो नुकसान हो गया भाई।
5,000 का इन्वेस्टमेंट है, 4,900 में लिया, तो 100 रुपये का तो घाटा हो गया हमें। तो 100 रुपये कहाँ आएंगे हमारे, नुकसान में आएंगे, इन्वेस्टमेंट में। ठीक, तो अगर सेम होगी वैल्यू तो कोई भी एंट्री नहीं होती है। लिखा पेटेंट्स आर रिटर्न ऑफ, पेटेंट की वैल्यू 10,000 थी, रिटर्न ऑफ मतलब खत्म हो गए। पेटेंट्स क्या होते हैं भाई, पेटेंट्स एक इंटेंजिबल एसेट होता है, पेटेंट्स थे आपके, उनकी वैल्यू क्या हो गई, बिल्कुल खत्म हो गई। तो यहाँ पे क्या होगा, पूरा का पूरा लॉस हो जाएगा आपको, कितने का, 10,000 का। प्रीपेड सैलरी, भाई प्रीपेड दिखे तो ये एसेट होता है, और एसेट जब भी बढ़ते हैं तो प्रॉफिट होता है, कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। और आउटस्टैंडिंग दिखे कभी तो भाई ये लॉस होता है या लाइबिलिटी होता है, पहले बताओ, लाइबिलिटी होता है, और लाइबिलिटी जब भी बढ़ती है तो हमारे लिए क्या होता है, लॉस होता है, तो ये इधर आएंगे। आउटस्टैंडिंग अगर कहीं आएगा तो इधर, प्रीपेड आएगा तो फायदे में। अब आ जाओ 16 में, लिखा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज फाउंड इन एक्सेस बाय 400। कई बार ये लिखा आता है कि भाई जो प्रोविजन है वो एक्सेस हो गया, कितना, 400। एक्सेस मतलब आपने ज्यादा बना दिया था प्रोविजन 400, जबकि 400 प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं थी। तो जो ज्यादा आपने बनाया वो अब क्या हो गया, अब वो प्रॉफिट में बाय बैक हो जाएगा, पीछे चले जाएगा। ठीक, तो ये फायदा हो जाएगा, पार्टनर को मिल जाएगा। तो ये प्रोविजन जो होगा 400 जो आपने ज्यादा बनाया, ये कहाँ आएगा, आपके क्रेडिट में आएगा। फिर लिखा बैड डेट्स अमाउंटेड टू 5,000 एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी क्रिएटेड एट द सेम एग्जिस्टिंग रेट। कि भैया ये वाली एडजस्टमेंट काफी मेन है, एग्जाम में देखने को मिल सकती है कि भाई जो प्रोविजन बन रहा है यहाँ पे वो पिछले वाले रेट पे ही प्रोविजन बनेगा। तो आप एक बार देख लो, बैलेंस शीट में डेटर्स आपको 80,000 के दे रखे हैं, पिछला जो प्रोविजन बनाया है वो 8,000 बनाया है। तो एक बार बताओ 80,000 का 8,000 कितना परसेंटेज हुआ, तो भाई 10% हुआ, सीधी बात। तो इस बार भी जो प्रोविजन बनेगा वो 10% ही बनेगा, उससे कम तो बन नहीं सकता। तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, और नहीं निकालना है तो भाई ऐसे निकाल देना है। ठीक, तो आप क्या करोगे, डेटर्स का 80,000 में से पहले जितना बैड हो गया उसको हटा दो। 80,000 में से जितना बैड हो गया, फर्दर बैड डेट्स, उसको हटा दो भाई, पहले नुकसान को हटा दो। तो 80,000 में से भाई 5,000 का नुकसान हुआ, तो भाई इसको हटा दिया। अब जो ये बचा 75,000, इस पे लगेगा प्रोविजन, कितना लगेगा भाई, इस पे लगेगा 10%, क्योंकि 10% ये एग्जिस्टिंग रेट आ रहा है। तो ये कितना आ गया, 7,500। ठीक, तो टोटल लॉस हुआ कितना, 5,000 का ये डूबा पैसा, और 7,000 और डूबने वाले लग रहे हैं, 7,500। तो टोटल लॉस है कितना, 12,500 का। और इस 12,500 के लॉस के लिए भाई आपने कितने का रिजर्व बनाया था, पहले 8,000 का रिजर्व बनाया था। तो 12,500 का लॉस है, तुमने 8,000 का रिजर्व बना रखा था, तो 4,500 का नुकसान अभी भी बच रहा है। तो 4,500 का पीएफडी क्या करना पड़ेगा, हमें बढ़ाना पड़ेगा। फिर समझो बात को कि लॉस कितने का है, 5,000 का ये पैसा डूबा, 7,500 का ये भी जा रहा है, मतलब ये तो मिलने वाले है ही नहीं, और ये भी डूब सकते हैं। तो टोटल घाटा 12,500 का हुआ। और जिसके लिए तुमने पहले से प्रोविजन 8,000 बना रखा, तो 4,500 का नुकसान कौन झेलेगा, तो इसके लिए पीएफडी बढ़ाना पड़ेगा। और जब भी पीएफडी बढ़ता है तो वो किस साइड में आता है, आपके रिवॉल्यूशन के डेबिट साइड में आता है। ये काफी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, इसको छोड़ना नहीं है। और अगर मान लो यहाँ पे 12,500 की जगह उल्टा हो जाता, मान लो लॉस 8,000 होता और प्रोविजन 12,500 होता, तो ये माइनस में आता, और माइनस में जब आता तो वो प्रॉफिट होता, क्योंकि रिजर्व की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो एक्सेस हो गया। और एक्सेस जब भी होगा तो वो किस साइड में आया, क्रेडिट में फायदा होता है हमारा। ठीक, बात करते हैं 18 के बारे में। अक्रूड इनकम वाज रिकवर्ड ओनली ऑफ 14,500 इन फुल सेटलमेंट। ठीक, अक्रूड इनकम बैलेंस शीट में कितनी है भाई, 20,000 की है। ठीक, अब यहां पे रिकवर कितना हो रहा है, केवल अक्रूड इनकम। पहली बार होता क्या, अक्रूड इनकम वो पैसा होता है जो अर्न कर लिया होता है बट मिला नहीं है हमें, हमने कमा तो लिया बट हमारी जेब में नहीं आया। ठीक, तो 20,000 रुपए था जो जेब में आना था, पर हमें कितना मिला भाई, हमें मिला 14,500। तो नुकसान कितने का हुआ, 5,500 का नुकसान हो गया। तो नुकसान कहाँ आता है भाई, डेबिट में आता है। ये चीज क्लियर हुई। अब बात करते हैं कुछ छोटी मोटी एडजस्टमेंट के बारे में। भाई ये है, ठीक, क्रेडिटर्स नॉट लाइकली टू अराइज, पेड 2,000 रुपए, या राइज होगा या पेड होगा 2,000 रुपए। तो भाई ये किधर आता है, आपके क्रेडिट में आएगा। किस साइड में आएगा, क्रेडिट में आएगा, क्योंकि क्रेडिटर्स को अब 2,000 देने की जरूरत नहीं है भाई, मना कर दिया उनने। तो ये क्या है, फायदा है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आए, भाई नुकसान है, लाइबिलिटी बढ़ रही है, डेबिट कर दो। आउटस्टैंडिंग बिल है रिपेयर के, रिवॉल्यूशन में डेबिट कर दो। आउटस्टैंडिंग कहीं भी दिखे डेबिट कर देना भाई। एक मंथ की सैलरी आउटस्टैंडिंग है, रिवॉल्यूशन में डेबिट कर दो भाई। प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस हैं 1,000 रुपए, भाई देने हैं, पेमेंट करनी है, रिवॉल्यूशन में डेबिट कर दो। क्रेडिटर्स हैं 2,000 के, अनट्रेसेबल है। अनट्रेसेबल का मतलब क्या, देने की जरूरत नहीं है पेमेंट। ये सेम बिल्कुल ये वाला एडजस्टमेंट और भाई ये वाला एडजस्टमेंट सेम है। फिर
अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस क्या हो गया, अनएक्सपायर्ड है। तो भाई अनएक्सपायर्ड जितनी भी चीजें होती है वो प्रीपेड एक्सपेंस होते हैं जो हम एडवांस में पे कर देते हैं, तो वो रिवल्यूशन में कहाँ आते, क्रेडिट में आते हैं। फिर है एक डेटर है हुज ड्यू ऑफ 1000 वर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट पेड 600 इन फुल सेटलमेंट। इतना परेशान करती है ना एडजस्टमेंट, कई बच्चों को लगता है कि बैड डेट्स रिकवर लिखें, कई बच्चों को लगता है कैश लिखें बाय में। तो भाई आप जो लिख दो, आप बैड डेट्स रिकवर लिख दो क्रेडिट में, आप बाय कैश लिख दो। मतलब कहने का मतलब ये है कि 1000 रुपये हमें पैसे मिलने थे, ठीक है, पहले किसी से, तो वो डूब गए। पर उसके बाद उसको पता नहीं कहाँ से याद है कि भाई पैसे ले लो, तो 600 रुपये उसने ला के दे दिए भाई। तो यहाँ पे कई बच्चे क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, कहेंगे अरे ये तो नुकसान हो गया हमारा 400 का। तो भाई गलती मत करना, बैड डेट्स तो भाई डूब ही गया पैसा आपका, ठीक, वो पहले ही डूब गया था, पर अचानक से वो देने आया, तो यहाँ पे आपको 400 रुपये, सॉरी 600 रुपये आपको क्रेडिट में दिखाना पड़ेगा। क्रेडिटर रिटर्न बैक, ये सेम है वही कि क्रेडिटर्स को पेमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑल डेटर्स आर गुड, मैंने आपको बता ही दिया था। आगे बढ़ते हैं, रिवैल्यूएशन एक्सपेंस पेड बाय बी, बी ने एक्सपेंस पे किया तो भाई रिवैल्यूएशन में डेबिट, क्योंकि आप उसको पेमेंट करोगे अब कि आपका नुकसान है। मशीन ओवर वैल्यूड, कई बार ये ऐसे दिया होता है 33 1/3 करके दिया होता है, तो इसको आपको क्या कर लो, आप 33 को हटा दो भाई, 1/3 मान लो, क्या मान लो 1/3। तो ओवर वैल्यूड हुआ कितना हमारा यहाँ पे, मशीन 1/3 हुआ है। तो हमें एक तो पता है कि भाई ओवर वैल्यूड क्या होता है हमारे लिए, बताओ, ओवर वैल्यूड होता है हमारा नुकसान। तो 40,000 का 1/3 जो है यहाँ पे ओवर वैल्यूड है। तो कैसे निकालोगे भाई, तो सिंपल है, अगर बुक वैल्यू, बुक वैल्यू क्या है भाई, बुक वैल्यू क्या होगी, मशीन प्लस 1/3 एक्स्ट्रा है, कहने का मतलब, ठीक। तो ये है 40,000 आपकी बुक वैल्यू, इस समय जो दिख रही है आपको, यहाँ पे दिख रही नहीं, दिख रही है आपको 40,000। तो इसकी अब क्या करोगे, उल्टा कर दो भाई, यहाँ से 3 ये हो गया, और यहाँ से ये 4 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा आपका, ठीक। अब क्या करोगे, आप इसको थोड़ा सॉल्व करो 40,000, फिर इसको रिवर्स करोगे तो 3/4 हो जाएगा। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यहाँ पे रिवर्स करना पड़ेगा आपको। तो 4 आपका नीचे और 3 आपका ऊपर, तो 3/4 हो गया। x इज इक्वल टू 30,000, कितना आया आपका x, 30,000 आया। तो आपकी वैल्यू कितनी ओवर है भाई, 40,000 आपने बढ़ा के दिखा दी थी, जबकि वैल्यू कितनी थी भाई, 100% वैल्यू 30,000 है, आपने 10%, सॉरी 1/3 आपने बढ़ा के दिखा दी थी, ठीक। तो कितनी ओवर हुई भाई, 10,000 की ओवर हुई, और 10,000 कहाँ आएगा भाई आपका, इधर आएगा। इसका शॉर्टकट बस ये है कि अगर आपको 1/3 दिखे तो 1/3 ओवर वैल्यूड है अगर, तो उसमें 1 प्लस कर देना, 1 प्लस 1/3 ये है आपकी 100% वैल्यू, उसमें 1/3 ज्यादा दिखाई, तो 4/3, और 4/3 को रिवर्स कर देना 3/4, और जो आएगा आपका क्या होगा, वो आपका ओवर वैल्यूएशन आ जाएगा, आपका पता चल जाएगा आपको। फिर है, अ बिल ऑफ एक्सचेंज प्रीवियसली डिस्काउंटेड विद द बैंक वॉज डिसऑनर्ड ऑन 31 मार्च 2024 बट नो एंट्री वॉज पास फॉर द डिसऑनर। एक जो बिल है जो आपने प्रीवियसली कहीं पे बैंक से एक्सचेंज कराया था, ठीक, वो डिसऑनर्ड हो गया। आपने कराया था कहीं से कि भाई वो बंदा आके आपको, आपकी बिहाफ में, मतलब आपको किसी से पैसे लेने थे, सीधी बात समझो, किसी से पैसे लेने थे आपको, आपने कहा भाई तू पैसे दे देना मुझे 3 महीने बाद। तो आपको पैसे की जरूरत पड़ी, पहले आप गए बैंक, बैंक से कहा आपने बिल ले लो, मुझे पैसे दे दो, वो 3 महीने बाद आपको पैसे दे देगा। अब वो तो डिसऑनर्ड हो गया, अब पैसे कौन भरेगा भाई, आप तो ले चुके हो पहले बैंक से, तो बैंक के पैसे अब आप भरोगे, ठीक। तो एंट्री क्या होती है उस सिचुएशन में, एंट्री होती है डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और रिवॉल्यूशन में इसकी कोई भी एंट्री नहीं होती। कर मत देना भाई, क्योंकि ओनली प्रॉमिस मिला है, प्रॉमिस मिला है, यहाँ पे पैसा नहीं मिला है भाई, ठीक। तो ये है आपकी सारी की सारी एडजस्टमेंट। आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। थोड़ी सी देर में जाके वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों को, और सारी एडजस्टमेंट कवर कर दो।